आज की इस गंभीर चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो नोट्स और हिस्टोरिकल लेखों का जो ये स्टैक पड़ा है ना, ये हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जिसके बारे में मैं कहूँगी कि मेन स्ट्रीम में बहुत ही कम बात होती है। हाँ, मतलब आमतौर पर लोग इन घटनाओं को उतना नहीं जानते। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन बड़ा क्लियर है। हमें मेवाड़ यानी आज का जो राजस्थान है, वहाँ के इतिहास की एक बेहद अनूठी और लगभग अविश्वसनीय सी लगने वाली घटना की गहराई में जाना है। इस घटना को इतिहास में उनटला का युद्ध कहा जाता है। उनटला का युद्ध? हाँ, और अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि देखिए ये कोई आम युद्ध नहीं था। जब भी हम हिस्टोरिकल बैटल्स की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? दो अलग अलग राजा, दो अलग अलग सेनाएं जो जमीन या खजाने के लिए लड़ रही हैं। एग्जैक्टली, जमीन, सत्ता या किसी स्ट्रेटेजिक बढ़त के लिए एक दूसरे के खून की प्यासी हैं। लेकिन आज जो स्रोत हमारे सामने है वो एक बिल्कुल ही अलग तरह की साइकोलॉजिकल और मिलिट्री अनोमली को सामने रखते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ये। वही तो, ये युद्ध किसी बाहरी दुश्मन को हराने के लिए नहीं लड़ा गया था, बल्कि ये अपनी ही सेना के भीतर सबसे पहले मरने का अधिकार पाने के लिए लड़ा गया था। मतलब जरा इस सोच पर गौर कीजिए। मेवाड़ सेना के दो सबसे मजबूत गुट आपस में इसलिए भिड़ गए कि दुश्मन की तलवारों का सबसे पहला वार कौन सहेगा। ये सोच ही आज के हिसाब से बहुत अजीब लगती है, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा पॉइंट उभर कर आता है वो ये है कि आधुनिक सैन्य रणनीति और उस समय की राजपूती परंपरा में जमीन आसमान का फर्क था। जमीन आसमान का। बिल्कुल। आज की जो आर्मीज हैं उनमें रिस्क मिटिगेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि जोखिम को कम कैसे करें। लेकिन उनताला का ये युद्ध इस बात का प्रतीक है कि उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जोखिम को टालना नहीं, बल्कि उसे सबसे पहले गले लगाना ही लाइफ का सबसे बड़ा उद्देश्य माना जाता था। मतलब डेंजर की तरफ खुद चलकर जाना। सही कहा। ये घटना हमें सिर्फ हथियारों के बारे में नहीं बता रही, ये हमें उस समाज के वैल्यू सिस्टम के एकदम सेंटर में ले जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये जो घटना है, ये किसी ऑफिशियल राजपत्र या गवर्नमेंट गैजेट का हिस्सा उतने प्रोमिनेंट तरीके से नहीं है। ये वहां के लोगों की धड़कन और लोक स्मृतियों में सदियों से जिंदा है। हाँ, फोक मेमोरी में जिंदा है। जी। जब हम इस तरह के हिस्टोरिकल नोट्स का विश्लेषण करते हैं ना, तो समझ आता है कि कभी-कभी युद्ध का असली मतलब जमीन जीतने में नहीं होता, बल्कि उस अदम्य भावना में होता है जो उसे पीढ़ियों तक अमर कर देती है। तो चलिए इस अदम्य भावना को ही थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब तक हम उस वक्त के मिलिट्री स्ट्रक्चर के कोर कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक इस पूरी घटना का जो स्केल है वो समझ नहीं आएगा। बेसिक कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना जरूरी है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही स्पेशल शब्द बार बार आया है, और वो शब्द है हरावल। अब इस हरावल को अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में समझें, तो ये सेना का वैनगार्ड या अग्रिम मोर्चा होता था, जो सबसे आगे रहते थे। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये था कि जब भी युद्ध शुरू होगा, जो दस्ता सबसे आगे खड़ा होगा और दुश्मन से सबसे पहले टकराएगा, उसे हरावल कहा जाएगा। अब देखिए, आम लॉजिक तो यही कहता है कि सबसे आगे होने का मतलब है सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज, सबसे ज्यादा जान का खतरा, एक तरह का सुसाइड मिशन। वही तो, एक सुसाइड मिशन लगता है देखने में। लेकिन हिस्टोरिकल नोट्स के अनुसार मेवाड़ की सेना में ये कोई मजबूरी वाला काम नहीं था, ये सेना का सबसे बड़ा सम्मान था। और यहीं पर हमें थोड़ा रुककर इस सम्मान वाले पहलू को डीपली एनालाइज करना चाहिए। सिर्फ ये मान लेना कि ये एक भावुक या रोमानिश शौर्य था, शायद पूरी तस्वीर को क्लियर ना करे। मतलब इसके पीछे और भी रीजंस थे? जी। हरावल में रहने का मतलब सिर्फ मैदान में आगे रहना नहीं था, इसके बहुत गहरे सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थे। जो गुट हरावल में होता था ना, उसका दरबार में रुतबा सबसे ऊंचा माना जाता था। ये एक तरह की सोशल करेंसी थी उस जमाने की। ओह अच्छा, मतलब पावर और प्रेस्टीज दोनों। एग्जैक्टली। ये इस बात का प्रूफ था कि राजा को आप पर सबसे ज्यादा भरोसा है। और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उनटाला का ये युद्ध मुख्य रूप से मेवाड़ सेना के दो बहुत ही शक्तिशाली राजपूत गुटों के बीच हुआ था। एक थे चुंडावत और दूसरे थे शक्तावत योद्धा। चुंडावत और शक्तावत। हाँ, दोनों ही गुट अपनी वफादारी और बहादुरी के लिए बहुत मशहूर थे,
लेकिन हरावल के अधिकार को लेकर उनके बीच जो एक खिंचतान हुई ना, वो सिर्फ जज्बात नहीं थे। ये मेवाड़ के शक्ति संतुलन और कोर्ट पॉलिटिक्स में अपना डोमिनेंस बनाए रखने की बहुत ही स्ट्रेटेजिक होड़ थी। ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है। मतलब ये सिर्फ बहादुरी दिखाने की बात नहीं थी, बल्कि ये साबित करने की जंग थी कि हम ही सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और देखा जाए तो यही बात इस पूरी घटना को इतना ड्रामेटिक बना देती है। बिल्कुल ड्रामेटिक है। क्योंकि ये दोनों गुट, चुंदावत और शक्तावत, ये कोई जानी दुश्मन तो थे नहीं। ये दोनों एक ही झंडे के नीचे एक ही राज्य की रक्षा के लिए लड़ने वाले लोग थे। हाँ, दोनों मेवाड़ की ही सेना थे। पर फिर भी इनके बीच ऐसी भयंकर कंपटीशन चल रही थी। किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं, आपस में ये तय करने के लिए कि हिस्ट्री में अहरावल का अधिकार किसका होगा। जरा सोचिए इस बारे में। एक ही सेना के दो स्तंभ आपस में टकरा रहे हैं क्योंकि दोनों अपना खून सबसे पहले बहाना चाहते हैं ताकि दरबार में उनकी पोजीशन टॉप पर रहे। हाँ, आज की कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो हाँ, क्रेडिट लेने की होड़। जी को टटोलें तो एक तरह का इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस भी दिखता है। इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस कैसे? देखिए, जब एक ही सेना के दो गुट इतने पावरफुल हो जाएं कि वो दुश्मन से लड़ने से ज्यादा आपस में ही इस बात पर उलझ जाएं कि पहले कौन लड़ेगा, तो ये मिलिट्री लीडरशिप के लिए भी एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। हाँ, लीडरशिप के लिए तो मुश्किल ही होगी। बिल्कुल, दोनों गुटों का ये क्लियर मानना था कि हरावल उनकी आइडेंटिटी है। अगर उन्हें पीछे हटने को कहा जाता तो उसे उनकी मर्दानगी और वीरता पर कलंक माना जाता। और उस जमाने में कलंक के साथ जीना तो जीने से बेहतर मरना था। क्षत्रिय समाज में जहां सम्मान को जीवन से बड़ा माना जाता हो, वहां इस तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नामुमकिन था। दोनों अपनी जगह अडिग थे। ये एक ऐसा डेडलॉक था जिसे नॉर्मल बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकता था। और इस डेडलॉक को सुलझाने के लिए जो युद्ध लड़ा गया ना, वहाँ एक और बहुत दिलचस्प डिटेल आती है। हमारे डॉक्यूमेंट्स जब इस युद्ध की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो एक जगह का नाम उभर कर आता है, उनटाला। उनटाला। हाँ, अगर आज के नक्शे में इसको ढूंढा जाए तो सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये राजस्थान के वल्लभनगर के आसपास का एरिया है। लेकिन इसमें जिस डिटेल ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया और ऑनेस्टली थोड़ी हंसी भी आई, वो है इस जगह का पुराना नाम। अच्छा, पुराना नाम क्या था? सोर्सेस बताते हैं कि उनतला का पुराना नाम ऊंटों का डेरा हुआ करता था। अब सोचिए जरा, मेवाड़ की दो सबसे एलीट मिलिट्री यूनिट्स जो अपने सम्मान और शौर्य के लिए एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं, वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टकराव कहाँ कर रहे हैं? एक ऐसी जगह जिसका नाम है ऊंटों का डेरा। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है। वही ना, मतलब आज के जमाने के हिसाब से सोचें तो ये वैसा ही है जैसे कोई बहुत ही हिस्टोरिक और इंटेंस लड़ाई किसी हाईवे के ट्रक स्टॉप पर लड़ी जा रही हो। बहुत ही उम्दा कंपैरिजन है। ये थोड़ा हल्का फुल्का जरूर लगता है सुनने में, लेकिन मिलिट्री स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक बहुत डीप मीनिंग है। वो कैसे? उस समय के मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को समझिए। किसी भी बड़ी सेना के लिए, खासतौर पर राजस्थान जैसी जगह जहां रेगिस्तान और अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां ऊंटों का डेरा कोई आम जगह नहीं हो सकती। ओ, मतलब वो ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बनतो एग्जैक्टली। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन हब रहा होगा, रणनीति के हिसाब से बहुत बड़ा सेंटर, क्योंकि तब हथियार, राशन सब कुछ ऊंटों पर ही ट्रांसपोर्ट होता था। तो ऊंटवल्ला या ऊंटों का डेरा कोई सुनसान इलाका नहीं, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक नोड था। समझ रही हूँ। जो कल को एक लॉजिस्टिक कैंप था, वही ऊंटल्ला के रूप में युद्ध का मैदान बना, और आज वही जगह वल्लभनगर के नाम से जानी जाती है। ये प्लेसेस का अपना एवोल्यूशन होता है। ये वाकई में एक जबरदस्त पॉइंट है। जो आज अजीब लग रहा है, वो उस वक्त उनकी लाइफलाइन था। वैसे जब हम इस ऊंटों के डेरे या ऊंटला के युद्ध के सोर्सेस की बात करते हैं तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है। क्या फैक्ट है वो? आमतौर पे हम लोग पानीपत या खानवा जैसे बड़े युद्धों के बारे में पढ़ते हैं। उनके तो इतने डिटेल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि कौन सा विंग कहाँ था, तोपखाना किसके पास था, सब पता चल जाता है। लेकिन इस उनताला के युद्ध की उतनी डिटेल जानकारी, स्पेशली प्राइमरी सोर्सेज और शाही दस्तावेज में उतनी नहीं मिलती। बिल्कुल। इतना बड़ा बलिदान, इतनी बड़ी होड़, पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इतनी शांति क्यों है इसको लेकर? ये क्यों ही तो इतिहास पढ़ने का तरीका बदल देता है। जब हम प्राइमरी सोर्सेज की बात करते हैं ना, तो हम ज्यादातर दरबारी इतिहासकारों या ऑफिशियल टेक्स्ट की बात करते हैं। पानीपत या खानवा जैसे युद्धों ने
पूरे भारत का नक्शा बदल दिया था। हाँ, बॉर्डर्स चेंज हो गए थे। सही कहा। उनसे नए राजवंश आए थे, इसलिए सेंटर के इतिहासकारों ने उनका एक एक पल रिकॉर्ड किया। पर उंटला का युद्ध क्या था? अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर के नजरिए से देखा जाए तो ये किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ लड़ा गया युद्ध तो था नहीं। हाँ, ये तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, बल्कि डिस्प्यूट कह सकते हैं। बिल्कुल, ये एक राज्य की अपनी सेना का इंटरनल स्ट्रक्चरल डिस्प्यूट था। ये सम्मान की लड़ाई थी। तो किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड कीपर के लिए ये स्टेट बॉर्डर्स बदलने वाली बात नहीं थी कि इसे उतनी प्रमुखता से ऑफिशियल बही खातों में लिखा जाए। लेकिन फिर एक सवाल आता है दिमाग में, अगर ये डॉक्यूमेंट्स में गहराई से दर्ज नहीं है तो आज हम इतने साल बाद इस पर चर्चा कर कैसे रहे हैं? इसका जवाब हमारे नोट्स में दिया गया है, और वो वाकई इतिहास का एक नया रूप दिखाता है। हाँ, लोक परंपरा। बिल्कुल, ये कहानी लोकल परंपराओं और फोक मेमोरी यानी ऐतिहासिक स्मृतियों के जरिए जिंदा है। इसका मतलब ये घटना लोगों के दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ गई कि उन्हें किसी सरकारी मोहर की जरूरत ही नहीं थी। लोगों ने खुद इसको जिंदा रखा। वही तो, पीढ़ी दर पीढ़ी आग के चारों तरफ बैठकर सुनाई जाने वाली कहानियों और चरण परंपराओं में से गाया गया। ये मुझे बहुत प्रैक्टिकली बहुत हैरान करता है कि जब कोई बात समाज की आत्मा को छू लेती है तो वही सबसे प्रामाणिक दस्तावेज बन जाती है। किताबें जल सकती हैं, पर जो दिलों में उतर जाए वो मिट नहीं सकता। और यही फोक मेमोरी की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसे हम एक ब्रॉडर कल्चरल पिक्चर में रखकर देखें तो हमें समझ आता है कि क्षत्रिय संस्कृति की गहराई क्या थी। इतिहास सिर्फ डेटा नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। इतिहास तो इंसानी वैल्यू का आईना है। सही बात है। मेवाड़ जैसी भूमि जो हमेशा आक्रांताओं से लड़ती रही, वहां वचन और सम्मान का जो मोल था वो जान से बहुत ज्यादा था। अंतराला का युद्ध उसी कल्चर का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। उन चुंडावत और सक्तावत लोगों के लिए ये जान बचाने की नहीं बल्कि विरासत बनाने की लड़ाई थी। विरासत, हाँ। वो इस बात के लिए लड़ रहे थे कि आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी। क्या वो कहेंगी कि हमारे पूर्वज डर के पीछे हट गए? बिल्कुल नहीं। यही सोशल प्रेशर उन्हें मौत के मुंह में भी मुस्कुराते हुए जाने की प्रेरणा दे रहा था। मतलब ये विरासत का जो प्रेशर है, ये सच में बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर हम आज की मेंटालिटी से इसे कंपेयर करें तो हम एकदम ऑपोजिट एंड पे खड़े हैं। हाँ, आज तो सेफ प्ले का जमाना है। वही ना, आज हम हर चीज में रिस्क कम करना चाहते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि सबसे कम नुकसान कहाँ होगा। लेकिन उस उनताला के मैदान में रेत पर खड़े उन योद्धाओं के लिए रेस इस बात की थी कि मौत के सबसे करीब पहले पहुंचेगा। खून बहाने की होड़। हाँ, और यही वजह है कि ये इंटरनल ईगो क्लैश नहीं बल्कि एक ऐसी अमर गाथा बन गई जो मेवाड़ी परंपरा के रोम रोम में बसी है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूंगा। हरावल का ये जो अधिकार था ये एक दिन की बात नहीं थी, परमानेंट अधिकार था। जी हाँ, ये एक परमानेंट पीढ़ीगत अधिकार था। अगर चुंडावत या शक्तावत में से कोई एक भी इस युद्ध में पीछे रह जाता तो सिर्फ उस दिन का लॉस नहीं था, उनकी पूरी आने वाली जनरेशन्स को हमेशा के लिए हरावल के सम्मान से बाहर कर दिया जाता। वो आर्मी में सेकंड टियर बन जाते। ओह, तो स्टेक्स बहुत हाई थे। बहुत हाई। चुंडावत जो इसे अपनी लेगेसी मानते थे वो छोड़ने को तैयार नहीं थे, और शक्तावत जो अपनी ताकत के पीक पर थे वो इसे छीनना चाहते थे। इसमें कॉम्प्रोमाइज का तो कोई रास्ते नहीं बचा था। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम आज समेटें, हाँ, तो की टेकअवेज क्या है? की टेकअवेज काफी क्लियर हैं। हाँ, देखिए, जगह है अंटाला, जो आज का वल्लभ नगर है, जिसे कभी उंटों का देला कहा जाता था। ये वो जगह थी जहां मेवाड़ की सेना के दो सबसे लॉयल और एलीट गुट आपस में भिड़े, सत्ता के लिए नहीं बल्कि हरावल के लिए। यानी सबसे पहले मरने के लिए। एग्जैक्टली, सबसे पहले दुश्मन का वार सहने के लिए। और हमने ये भी समझा कि प्राइमरी सोर्सेज में डिटेल्ड ना होने के बावजूद लोक स्मृतियों और कहानियों ने इस युद्ध को किसी भी रिटन हिस्ट्री से ज्यादा स्ट्रांगली प्रिजर्व किया है। ये सारांश बिल्कुल सटीक है इस घटना की समरी देने के लिए। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मुझे लगता है हमें एक आखिरी पॉइंट पर नजर डालनी चाहिए। हाँ, वो जो हमारे सोर्सेज के एंड में एक लाइन लिखी थी। वही, हमारी रिसर्च के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही बारीक सा इशारा किया गया है। चुंडावत शक्तावत की गाथाएं और प्रसिद्ध कहानियां। और सच कहूं तो यही इस पूरे डीप डाइव का सबसे बड़ा क्लिफहैंगर है। वाकई, मैं भी उस बारे में सोच रही थी। देखिए, हमने ये समझ लिया कि वो क्यों लड़े,
हरावल क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या थी, फोक मेमोरी क्या थी, पर उन्होंने असल में किया क्या था? उस उंटाला के किले के दरवाजों पर उस दिन वाकई ऐसा क्या घटित हुआ था जिसे भुलाना नामुमकिन हो गया? हाँ, मतलब ग्राउंड जीरो पे क्या हुआ था? बिल्कुल। अपनी जान की बाजी लगाते वक्त उन्होंने ऐसी कौन सी हदें पार कर दी होंगी? उन प्रसिद्ध कहानियों के अनुसार इंसानियत की कल्पना से परे ऐसा क्या किया होगा जिसके बिना किसी ऑफिशियल दस्तावेज के भी लोग आज तक डर और आश्चर्य से इन गाथाओं को गाते हैं? क्या उन्होंने कोई इम्पॉसिबल और खौफनाक कदम उठाया था? यही तो रहस्य है। और ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये अपने आप में गहरा सवाल छोड़ जाता है कि सम्मान के लिए एक इंसान की सीमा आखिर कहाँ तक जा सकती है। और इसी एक ज्वलंत सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं रोकेंगे। जरा सोचकर देखिए उस वक्त के जुनून को और उस बलिदान की उस सीमा को जिसने उंटाला को सिर्फ कागजों पे नहीं बल्कि दिलों पर लिख दिया, लोगों की जुबान पर लिख दिया। बिल्कुल। इन वीरों की उस आखिरी हद को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इतिहास की ये पहेली वाकई काफी समय तक आपको सोचने पर मजबूर करेगी। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।